सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें कुछ इन संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि और भी संख्याएं हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती है। जैसे इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो ग्रुप है वो वास्तविक संख्याएं होती हैं। लेकिन हम उसको पढ़ने से पहले इन सभी संख्याओं के बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। फिर हम चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्याएं या परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, ऐसी संख्याएं जो दो के पहाड़े से कट जाएं या दो के पहाड़े में आती हैं, उनको क्या कहते हैं? हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे ये है, अब किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक जो है 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वो 2 से विभाजित होगी। और अगर वो 2 से विभाजित होगी तो वो कौन सी संख्या होगी? वो सम संख्या होगी। मान लीजिए कि आप बड़ा कोई नंबर लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिखा 5226 लिखा। अब 5226 में इकाई का अंक कितना है? तो इकाई का अंक है 6। अगर इकाई का अंक 6 है तो मतलब कि इसका जो भाग है वो 2 से जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें इकाई का अंक जो है वो चेक करना है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, ठीक है। बस ये याद रखना है। अगर इनमें से कोई अंक है तो वो संख्या सम होगी और वो 2 से उसका जो भाग है वो पूरा जाएगा। पूरा भाग जाने का मतलब कि आपके पास शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है कि विषम संख्याएं क्या होती हैं। अब बात करते हैं विषम संख्याओं की। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, यानी जो दो के पहाड़े के अलावा हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। अब अगर किसी संख्या में इकाई का अंक जो है वो 1, 3, 5, 7, 9 हो तो इसका मतलब वो संख्या कैसी संख्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए कि 3577 सम है या विषम है, तो ये संख्या क्या है? ये एक विषम संख्या है, सम नहीं है, ठीक है। तो सम और विषम में अभी आपको अंतर समझ आ गया होगा कि ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वो तो सम संख्याएं होती हैं, और जिनमें इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्याएं होती हैं। हालांकि डायरेक्टली इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, लेकिन घुमा फिरा के 10th के एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सभी संख्याओं के ग्रुप के बारे में, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका भाज्य से पहले मैं आपको अभाज्य की परिभाषा समझाती हूँ। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड जो है वो एक तो वो संख्या खुद हो और एक सिर्फ एक हो। जैसे मैं बात करूं, मान लो 2। अब 2 के जब हम गुणनखंड करते हैं तो ये किस किस पहाड़े में आएगा? या तो 1 में आएगा या 2 में आएगा। तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 1 और 2। तो 2 ही गुणनखंड हुए, एक तो स्वयं वह संख्या और एक हुआ। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने 23 लिखा। कितना लिखा? 23। अब 23 जो है वो या तो 1 के पहाड़े में आएगा या फिर 23 के पहाड़े में आएगा। तो इसके 2 ही गुणनखंड हुए। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं बेटा जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। कितने गुणनखंड होते हैं बेटा? 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? एक तो वो संख्या खुद जिसके हम गुणनखंड कर रहे हैं और एक होता है 1। तो 2 ही गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, छोटी क्लासों में तो बहुत बार पूछा गया है, और ये 10th में भी पूछा जा सकता है, नो डाउट, है ना। सत्य असत्य में पूछा जा सकता है, फिल इन दी ब्लैंक्स में पूछा जाता है, और वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं सभी कि अगर 2 है जो वो अभाज्य नहीं होगा, एक ही अभाज्य होगा, सभी ये सोचते हैं ना। तो एक अभाज्य नहीं है
और 2 पहली अभाज्य संख्या है, 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। इसको आप कहीं भी लिख कर रख लीजिए। क्या लिखना है आपने कि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। भाई 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो अभी हम भाज्य की बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने अभाज्य की बात की, तो मैंने बताया कि अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ बेटा 2 ही गुणनखंड हो। एक तो वो संख्या खुद और एक हो, तो 2 ही गुणनखंड हुए। उसके बाद हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका स्वयं और 1 के अलावा कम से कम एक गुणनखंड होता। अब हम बात करते हैं जैसे 3 की। अब 3 बताओ, 3 के गुणनखंड 1 और 3 ही होंगे, तो ये कौन सी संख्या हुई? ये प्राइम नंबर हुआ। फिर 3 के बाद गिनती में आता है 4। अब हम 4 की जब बात करते हैं तो इसके गुणनखंड आते हैं 1, 2 और 4। एक तो 1 4 वो स्वयं, और एक 2 और आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 गुणनखंड कम से कम 2 तो इसमें आ ही रहे हैं, लेकिन 2 से ज्यादा हूं, कम से कम 2, 1 और स्वयं के अलावा एक गुणनखंड और हो, कम से कम एक गुणनखंड और हो। ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक स्वयं और 1 के अलावा कम से कम एक गुणनखंड जरूर होना चाहिए। कम से कम 1 होगा तो वो भाज्य है, लेकिन अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं तो वो सभी ग्रुप क्या कहलाते हैं? भाज्य ही कहलाते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 4। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं की। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिसमें धनात्मक संख्याओं का जो ग्रुप है वो शामिल होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से स्टार्ट होती हैं। तो ये धनात्मक संख्याओं का जो ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और प्राकृत संख्याओं में जब 0 भी जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक का मतलब होता है कि अगर संख्याओं के ग्रुप में 0 और धनात्मक प्राकृत संख्याएं और ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं, ये धनात्मक है। प्राकृत संख्याओं में सिर्फ धनात्मक प्राकृत संख्याएं ही आती हैं, और पूर्णांक में क्या आता है? 0 आता है और धनात्मक प्राकृत संख्याएं आती हैं, और फिर क्या आता है? तो ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं का ग्रुप जो है वो भी इसमें शामिल होता है। दैट्स ऑल, है ना। ये संख्याएं आगे बढ़ती जाती हैं और वो भी आगे बढ़ती जाती हैं, मतलब ये कहाँ तक भी जा सकती हैं, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, है ना। तो और उधर से भी प्लस भी कितने भी आ सकते हैं और माइनस भी कितने आ सकते हैं। तो इन संख्याओं का ग्रुप जो है वो अनंत होती हैं, और इसी तरीके से ये भी अनंत होंगी सभी। क्यों अनंत होंगी? क्योंकि भाज्य संख्याएं लास्ट टू लास्ट बहुत हो सकती हैं और अभाज्य भी हो सकती है ना। तो आपको ये सब परिभाषाएं जो है वो बहुत अच्छे से समझने की जरूरत थी, इसीलिए मैंने इनको समझाया। आपको ये याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम बोलते हैं और भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, क्योंकि इसके भी हमें अभी आगे नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें जरूरत पड़ती है कि अभाज्य क्या होती हैं, भाज्य क्या होती है। तो इसलिए इनको पहले समझना जो है वो जरूरी होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं 2 संख्याएं और हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? तो एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसके बाद बात करेंगे परिमेय संख्याओं की। अब परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होता है। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। तो हम अभी बात करते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में। तो ऐसी संख्याएं जिनका केवल और केवल जो उनका हर है वो 2 की घात n और 5 की घात के रूप में लिखा जाए। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अब किसी संख्या को हम अंश और हर की फॉर्म में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे आ गया अंश और यहाँ पे आ गया हर, ये लिखते हैं। अब कोई भी नंबर, ऐसा नंबर जो अंश और हर की फॉर्म में लिखा हो और उसका हर जो है वो या तो 2 की घात कुछ यानी n, या फिर 5 की घात कुछ यानी m, या 5 की घात n भी हो सकती है, नो डाउट, है ना। 5 की घात n या 5 की घात m के रूप में लिखा जाए
तो अब जैसे मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है 20/16। ठीक है, क्या ये परिमेय संख्याएं हैं? तो परिमेय संख्याएं हैं। अब हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं? तो अगर हम उसके हर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो 2 की घात m या n के रूप में लिखा जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण बताती हूँ, 2/4। अब 2 और इसका हर है 4, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, यानी 2 की घात कितनी हो गई? 2। तो 2 की घात के रूप में या फिर 5 की घात के रूप में लिखा जाए, या फिर दोनों ही हो, यानी दोनों का मिक्सचर भी उसमें चल सकता है। जैसे यहाँ पे 20 हो, यहाँ पे कितना हो? 20 हो मान लीजिए, इसके हर में कितना हो? 20 हो, और 20 को हम क्या लिखेंगे? 5 गुणा 4, और 4 को क्या लिखते हैं? 2 की घात 2 लिखते हैं। तो ये 5 और 2 की घात के गुणा के रूप में लिखा गया है इसका हर। तो इसका मतलब ये संख्या कौन सी संख्याएं हैं बेटा? तो ये परिमेय संख्याएं हैं। ऐसी संख्याएं जिनका हर जो है वो 5 की घात या 2 की घात के रूप में, के गुणनफल के रूप में लिखा जाए, तो उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। या तो 2 और 5 दोनों हो, या सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 और 5 दोनों ही शामिल होने चाहिए। क्यों जरूरी नहीं है? मेरी बात सुनिए आप, है ना। अब देखो, मैंने यहाँ लिखा 4, इस बात को भी समझ लीजिए एक बार। मैंने यहाँ लिखा 4, 4 को हम लिखेंगे 2 की घात 2। अब कई सोचेंगे कि हाँ तो 5 आया ही नहीं, इसका मतलब कि ये परिमेय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, हम 5 को नहीं आया यहाँ पर, लेकिन हम ये तो लिख सकते हैं 5 की घात 0। और किसी संख्या की घात 0 होती है तो उसका वैल्यू जो है वो कितना होता है? 1 होता है। मान लीजिए किसी संख्या की घात जो 0 है, तो उसका आंसर कितना होता है बेटा? 1 होता है। तो इसका मतलब कि यहाँ ऑटोमेटिक ही 5 जो है वो ऑटोमेटिकली शामिल है यहाँ पर। ये नहीं समझना कि इसमें सिर्फ 2 आया या सिर्फ 5 आया। जो संख्या नहीं आई उसकी घात 0 है, हम उस रूप में उसको लिख सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या होगा? ऐसा नहीं है कि 2 की घात और 5 की घात दोनों ही आपको क्वेश्चन में मिले। सिर्फ 2 की भी मिल सकती है और सिर्फ 5 की भी, और दोनों की मिल सकती है। लेकिन सिर्फ 2 या सिर्फ 5 की हो तो आप 2 की है तो ठीक है, नहीं है तो हम 2 को 2 की घात 0 लिख सकते हैं, और 5 को भी 5 की घात 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एक ही नंबर है, जैसे मान लीजिए कि 2 की घात 25 है। अब 25 को हम 5 की घात 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 2 नहीं है। कोई सोचेगा कि ये परिमेय नहीं है, लेकिन 2 की घात 0 तो है ना। तो इसलिए ये कैसी संख्या है? तो ये परिमेय संख्याएं हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अगर कोई परिभाषा पूछे तो ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। जिनको इस तरीके से लिखा जाए कि उनका हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो, और जिनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो या अशांत आवर्ती हो। क्या हो? दशमलव प्रसार। मैंने अभी बताया कि P/Q के रूप में लिखी जाए, और Q जो है वो 0 नहीं हो। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि उनका दशमलव प्रसार जो है वो कैसा होना चाहिए? दशमलव प्रसार कैसा होना चाहिए? तो या तो शांत होना चाहिए, मतलब कि जब आप उनका दशमलव प्रसार करो तो वो एक जगह पे जाके क्या हो जाए? खत्म हो जाए, तो उसको बोलते हैं शांत। या फिर कैसा होना चाहिए? अशांत आवर्ती होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? आवर्ती, रिपीट होना चाहिए। बार बार वही संख्याएं दशमलव प्रसार करने पर उसका जो आंसर है वो बार बार वही संख्याएं वापस रिपीट हो। जैसे मान लीजिए 1/3 है। क्या है? 1/3 है। अब 1/3 में आप 1 को 3 से विभाजित करोगे इस तरीके से, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, दशमलव आएगा तो 9 आ जाएगा, और 3 आएगा। वापस करेंगे तो वापस वही प्रोसेस। आप देखोगे कि यहाँ 3 चलता जा रहा है, तो इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है। क्या है? अशांत आवर्ती है। और जिन संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत होता है तो वो संख्याएं कुछ समय के बाद भाग देने के बाद क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। जैसे मैं 2 को 4 से भाग देकर चेक करती हूँ,
तो मैंने 20 लिखा, यहाँ पे लगाया दशमलव और 5 के पहाड़े में 4 नंबर पर 20 आता है, तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत है। और शांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? तो परिमेय संख्याएं हैं। तो आपको ये याद रखना है कि परिमेय संख्याओं कैसी होती हैं, कौन सी होती है, जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। और दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती किनका होता है? जिनको ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है उनको हम लिख सकते हैं। अब शांत वाली जो हैं उनको हम लिख सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं? 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में लिख सकते हैं, जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा। और ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत होगा, जैसे 1/3 है, तो इनको हम 1/2 की घात n या 5 की घात m के रूप में नहीं लिख सकते। ये बात आपको याद रखनी है। तो जिनका दशमलव प्रसार शांत है वो भी परिमेय है, जिनका अशांत आवर्ती है वो भी परिमेय है, लेकिन जिनका दशमलव प्रसार शांत होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और जिनका अशांत आवर्ती होगा उनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन है दोनों क्या? परिमेय है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये परिभाषा जो है वो नॉर्मल हम छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन बड़ी क्लासेस में हम क्या पढ़ते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो। मैंने बताया कि शांत का मतलब ये होता है कि एक समय के बाद उसका जो भाग है या दशमलव प्रसार है वो खत्म हो जाए कहीं पर भी जाकर, और अशांत जिनका दशमलव प्रसार कभी भी खत्म नहीं होगा। तो और अशांत को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, 3 को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन हर को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। हर पूरा जो है वो इस फॉर्म में होना चाहिए, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। अब कई लोग कहेंगे कि 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 2 की घात 0 और 5 की घात 0 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ 3 जो है वो एक्स्ट्रा है, तो 3 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं इनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती या शांत होता है वो परिमेय होती हैं। लेकिन इसकी अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी संख्याएं शांत होती हैं, तो उसका आपका जवाब ये होना चाहिए कि जिनके हर को इस रूप में लिखा जाए, और जिनके हर को इस रूप में नहीं लिखा जाए वो अशांत और आवर्ती होती, अशांत आवर्ती होती हैं। और मैंने दूसरी तरफ से भी बता दिया कि शांत का मतलब होता है कि जिनका दशमलव प्रसार खत्म हो जाए, और अशांत का मतलब होता है जिनका दशमलव प्रसार आवर्ती हो। आवर्ती मतलब वही संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हों लेकिन वो खत्म नहीं हो रही हो, तो अशांत आवर्ती होता है ये नॉर्मल भाषा में। और ये मैथ की फॉर्म में आपको बता दिया कि ये आसान तरीका है शांत और अशांत जो है उसको ढूंढने का। तो इनका दशमलव प्रसार शांत होता है और उनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। और उसके बाद आती हैं अपरिमेय संख्याएं। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होती हैं? तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका दशमलव प्रसार जो है अशांत और अनावर्ती होता है। खत्म तो होता ही नहीं है, लेकिन वो रिपीट भी नहीं होता। ये तो आवर्ती होता है ना, वो क्या होता है? अनावर्ती होता है। तो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में पढ़ के इस वीडियो को समाप्त करेंगे, और फिर नेक्स्ट जो है इसके क्वेश्चन वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं करवाऊंगी। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है, अशांत, अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती। भाई ना तो वो खत्म हो और ना वो क्या हो? रिपीट हो, नो रिपीट, नो रिपीट, ना तो वो रिपीट हो और ना वो खत्म हो, तो वो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जो भी संख्याएं इस तरीके से वर्गमूल में लिखी जाती हैं वो सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं, या फिर ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता। जैसे मान लो मैंने लिखा 1.3, 2, 5, 6, 2, 1, 4, 3, कुछ भी है ना, तो ना तो ये रिपीट हो रहा है और ना ये क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और लास्ट में रह गया है वास्तविक, इसको भी चलो बता ही देते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना। वास्तविक संख्याएं, अब वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को
मिक्स रूप में यानी इनके मिलान को जहाँ पर ये दोनों हों उनको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो वास्तविक संख्याएं का मतलब परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके पास आएंगे और सभी क्वेश्चन इस चैप्टर के जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम धनात्मक पूर्णांकों को लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है हर बात के सिद्ध कीजिए √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है या √3 अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध करना भी आता है। हर क्वेश्चन पेपर में लगभग पूछा जाता है, या फिर ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन या फिर HCF LCM, और कुछ है ही नहीं इस एक्सरसाइज में, ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इन सब की चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।